नमस्कार मित्रों, मैं इस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर एक नए टॉपिक पर लेकर आपके समस्त उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं, एक नए टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आज मुख्यतः मैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैं लौटता हूँ यहाँ पर, आपको मैं बता रहा हूँ लिंकेज। मैंने अभी बोला था कि दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक होगा, दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैंने अभी तुरंत बोला, एक हुआ लिंकेज सहलग्न कहते हैं, सहलग्न या संलग्नता भी कहते हैं लिंकेज। और एक होता है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से समझिएगा बंधुओं, मित्रों, विनिमय और लिंकेज। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं कि लिंकेज क्या है। लिंकेज कहते किसको हैं, लिंकेज है क्या। मैंने पीछे बताया था, मेंडल का एक नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के विचारधारा के अनुसार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के संपत्तिवर्तित रूप को ही हम लोग लिंकेज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये बताता हूँ इनका प्रयोग कैसे कैसे जारी रहा। चाहिए दो वैज्ञानिक मित्रों, एक का नाम था बाटसन और एक थे एनपुन्नेट। बाटसन और पुन्नेट, दो वैज्ञानिक थे, बाटसन एंड पुन्नेट। इन्होंने बाटसन और पुन्नेट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। बाटसन और पुन्नेट ने क्या किया, बाटसन और पुन्नेट ने 1906 ईस्वी में एक प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग के लिए एक स्वीट पी लिया। स्वीट पी मतलब होता है मीठा मटर, हम लोग कहते हैं मीठा मटर लिया। इन्होंने मीठा मटर लेकर क्या किया, ध्यान समझिएगा मित्रों, एक पर्पल फ्लावर था और इसमें लॉन्ग पॉलन ग्रेन था। पर्पल मतलब होता है जामुनी कलर का पुष्प था, और लॉन्ग पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन जो था परागकण वो लंबा हुआ करता था। इसका क्रॉस जो है एक दूसरे सेम मटर के पौधे से करवाया गया, जो रेड फ्लावर था मित्रों। रेड फ्लावर का क्रॉस, रेड फ्लावर प्लस राउंड पॉलन ग्रेन था। आप समझेंगे मित्रों, राउंड पॉलन ग्रेन मतलब लाल पुष्प था, और राउंड मतलब होता है गोलाकार पॉलन ग्रेन था, परागकण था। इन दोनों का क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद F2 जनरेशन में ऐसा देखा गया, क्रॉस करवाने के बाद इसका जो है अनुपात प्राप्त हुआ। मुख्यतः आप देखा जाए और इसका फिर से ये पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन, और रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन का जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया तो ऐसा देखा गया कि इसका जो है जेनेटिक मतलब दूसरे पीढ़ी में, मैं प्रथम पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मतलब 69:5। और देखा जाए तो एक होता है 5:6 और दूसरा 5:6, और एक देखा जाए तो 19:3। कहने का मतलब 19.3 कहा जाए, 19.3 ये अनुपातिक रेशियो है। ये लिंकेज का ये 69.5 अनुपात 5.6 अनुपात 5.6 अनुपात 19.3 अनुपात ये F2 जनरेशन का था। F2 जनरेशन का ये था, मतलब द्वितीय पीढ़ी का ये अनुपात निकला था। अब मेंडल का देखा जाए, मेंडल ने डाहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो डाहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने जो द्वितीय पीढ़ी का अनुपात पाया था वो था 9:3:3:1।
कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि 9:3:3:1 मेंडल के विचारधारा के अनुसार और द्वितीय पीढ़ी में इसका ये अनुपात प्राप्त हुआ। लेकिन इनका वाटसन और पुन्नेट का जो 1906 में इन्होंने प्रयोग किया था, स्वीट पी है ये दोस्तों, इसको हम लोग स्वीट पी कहते हैं। स्वीट पी मतलब मीठा मटर था। इसके लक्षण को लेकर मैंने पहले बताया हूँ, लिखा हूँ, और ये उन लोगों में मतलब इनका जो अनुपातिक रेशियो निकला वाटसन और पुन्नेट का 69.5 और 5:6, 5:6 और 19.3 निकला द्वितीय जनरेशन में। और मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 निकला। कहने का मतलब इनके अनुपात में, मेंडल के अनुपात में और वाटसन और पुन्नेट के अनुपात में बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। और इन्हीं अंतरों के कारण जो है इनका जो इतना अंतर पाया गया, इसको लिंकेज मान लिया गया। सही है, और कहा गया कि ये लिंकेज के कारण हुआ। प्राय इसको हम लोग सहलग्नता हिंदी में कहते हैं, सहलग्नता। तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में और वाटसन और पुन्नेट के द्विसंकर क्रॉस में दोनों में आकाश जमीन का अंतर हो गया। तो इतना जो आकाश जमीन का अंतर मतलब जीनों में इतनी जो बढ़ोतरी हुई, जीन में यह बढ़ोतरी को इन्होंने लिंकेज मान लिया। यहीं से फिर एक शब्द आती है क्रॉसिंग ओवर। मित्रों मैं लौटता हूँ, क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, बात ये लौटी क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्रॉसिंग ओवर शुरू करने से पहले किया क्या, वाटसन और पुन्नेट का आगे प्रयोग जारी रहा। इन्होंने क्या किया, वाटसन और पुन्नेट ने क्या किया, अपने प्रयोग में क्या किया, मतलब दो अलग अलग लक्षण ले लिया। इन्होंने देखा कि जब एक ही पौधे से दो प्रभावी लक्षण को लेकर क्रॉस करवाता है, एक ही पौधे के दो प्रभावी लक्षण को लेकर जब क्रॉस करवाता है तो देखा जाता है कि अगले जनरेशन में जो है वह गुण दिखता है। इसके लिए इन्होंने एक शब्द ले लिया जिसका नाम होता है कपलिंग। कपलिंग कहते हैं, कपलिंग मतलब होता है संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन। और एक शब्द होता है, वाटसन और पुन्नेट ने एक दूसरे प्रयोग में क्या किया इन्होंने, मतलब वाटसन और पुन्नेट का एक दूसरा प्रयोग हुआ और दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग पौधे से मतलब प्रभावी लक्षणों को अलग किया, और दो अलग अलग पौधों से प्रभावी लक्षण को अलग किया, जिसमें क्या हुआ कि मतलब इनका कोई लक्षण, उस पौधे का कोई लक्षण नहीं दिखा। जब दोनों में से कोई लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया तो इसके लिए एक शब्द बना लिए इन्होंने, कहा कि रिपल्सन हो गया। रिपल्सन मतलब होता है विकर्षण। इन्होंने एक शब्द ले लिया विकर्षण शब्द से इसको मतलब सूचित किया गया। तो बाद में फिर 1910 ईस्वी में, लगभग 1910 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, 1910 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक आया, नाम था उनका टी.एच. मॉर्गन के अनुसार कहा कि यार ये हो क्या रहा है, सही है, ये मतलब जब एक ही पौधे के दो प्रभावी लक्षण को, एक ही पौधे से दो प्रभावी लक्षण को अलग किया जा रहा है तो वो लक्षण अगले पीढ़ी में आ रहा है, तो इसके लिए कपलिंग शब्द ले लिया गया। सही है, लेकिन दो अलग अलग पौधे के लिए जब उसी से प्रभावी लक्षण को अलग कर दिया गया तो देखा गया कि वो प्रभावी लक्षण दोनों अगले जनरेशन में, अगले पीढ़ी में नहीं दिख रहा। तो इसके लिए उन्होंने शब्द एक ले लिया रिपल्सन, जिसको हम लोग कहते हैं विकर्षण कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन आए, इन्होंने कहा कि 1910 ईस्वी में कहा अरे कुछ नहीं है, सही है, रिपल्सन को या कपलिंग को दोनों जो है दोनों ही थ्योरम का एक सिद्धांत, मतलब एक थ्योरम है, एक सिद्धांत है। इन्होंने एक थ्योरम दे दिया, रिपल्सिंग एंड कपलिंग थ्योरी को ले लिया, सही है, सिद्धांत को ले लिया। अब बाद में इन्होंने ही फिर, सही है, बाद में इन्होंने फिर दो वैज्ञानिक आए, नाम था उनका कास्टले और एक और थे एंड टी.एच. मॉर्गन, वही थे टी.एच. मॉर्गन। दोनों ने मिलकर एक यहाँ से फिर क्रॉसिंग ओवर शब्द को ले लिया, क्रॉसिंग ओवर शब्द को लिया, मतलब विनिमय का सिद्धांत ले लिया। कब? ये कहानी है 1912 ईस्वी की। 1912 ईस्वी में इन्होंने मतलब क्रॉसिंग ओवर को लाया। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, मैं लौटता हूँ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर है क्या, कहता है क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं बात कर रहा हूं जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा, मतलब नॉन होमोलोगस की अगर मैं बात करूं तो आप नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है,
नॉन होमोलोगस। मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, अगर मान लीजिए इसका जीन ए है, इसका जीन ए है, इसका बी जीन है, इसका बी जीन है, सही है। इन दोनों जीन के ऊपर हम लोग क्रॉस करवाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर दो क्रोमोजोम की बात करें तो इसको कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कहने का मतलब क्या, क्रोमोजोम। इसको हम लोग कहते हैं असमजात गुणसूत्र है, इसको हम लोग कहते हैं समजात गुणसूत्र, सही है। तो मैं फिर लौटता हूँ, क्रॉसिंग ओवर है क्या। कास्टले और टी.एच. मॉर्गन ने क्या बताया, क्रॉसिंग ओवर को कैसे किस तरह से डिफाइन किया। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए इन्होंने कहा कि जब होमोलोगस क्रोमोजोम का, नॉन होमोलोगस की मैं बात नहीं करता हूँ, इसके लिए फिर मैं अलग बात करूँगा, मैं होमोलोगस की बात कर रहा हूँ। होमोलोगस क्रोमोजोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर, सही है, एक्सचेंज कर जाता है, तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर देखिएगा मित्रों, क्रॉसिंग ओवर जो है वह मियोसिस डिवीजन के पैकिटिन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस डिवीजन के पैकिटिन स्टेज में होता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वह जाइगोटिन स्टेज से ही हो जाती है। मैं कभी सॉरी मित्रों, मैं कभी डिस्कशन करूंगा कि मियोसिस क्या होता है। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक कोशिका से 4 सेल बनते हैं, और उसी के अपोजिट एक माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें आप देखेंगे कि एक सेल से 2 सेल बनता है। तो मैं बात करता हूं कि क्रॉसिंग ओवर है क्या। आप देखिएगा क्रॉसिंग ओवर, फिर से मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये गुणसूत्र है, यहां पर देखिए ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है मित्रों, क्रोमोजोम है। तो ये और ये, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और वहीं अगर इन दोनों के अगेंस्ट में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमोजोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड रहता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो कहता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है, होमोलोगस गुणसूत्र का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, विनिमय कहते हैं हिंदी में। मित्रों मैं बताता हूं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर एक बहुत बड़ा जटिल प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर में मैं अगर बात करूं, क्रॉसिंग ओवर में मैं बात करूं, अगर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि स्टेप 1 ले लिया जाए, स्टेप 1 में जो है, स्टेप 1 में हम लोग कहते हैं इसको बाइवैलेंट स्टेज, बाइवैलेंट स्टेज। ध्यान से समझिएगा मित्रों, बाइवैलेंट स्टेज क्या होता है। बाइवैलेंट स्टेज क्या है। बाइवैलेंट स्टेज में क्या किया जाता है, 2 गुणसूत्र को लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 गुणसूत्र लेते हैं और दोनों को 2 कलर से सूचित करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। इस तरह से मैं सिंपल में दिखाता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाए। एक ये गुणसूत्र है, एक मैं रेड कलर का ले रहा हूं, एक ये रेड कलर का गुणसूत्र है। ये 2 गुणसूत्र है, 2 गुणसूत्र। मतलब बाइवैलेंट स्टेज में जो है क्रोमोजोम अपना जोड़ा बना लेता है। बाइवैलेंट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के पहले स्टेज में देखते हैं कि बाइवैलेंट स्टेज में क्रोमोजोम जो है अपना अपना जोड़ा बना लेता है, और अपना अपना जोड़ा बनाकर फिर वो आगे बढ़ता है, अपना अपना जोड़ा बना लेता है। तो ये कहने का मतलब ये अपना जोड़ा बना लिया। एक और अगर मैं क्रोमोजोम की बात करूं यहाँ पर, तो एक क्रोमोजोम और जोड़ा बना लेता है, ये अपना जोड़ा बना लेता है। एक को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से समझ सकते हैं। ये क्रोमोजोम है, यह भी क्रोमोजोम अपना जोड़ा बना लिया, ये भी, और यह क्रोमोजोम भी अपना जोड़ा बना लिया। सही है, अपना अपना जोड़ा बनाकर दोनों लगे। मतलब ऐसे क्रोमोजोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम। और ऐसे क्रोमोजोम अगर इनके अगेंस्ट में अगर दोनों की मैं बात करूं तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये असमजात गुणसूत्र होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। पहला स्टेप हमने देखा कि बाइवैलेंट स्टेज है। वहीं अगर हम लोग स्टेप नंबर 2 की बात करें, स्टेप 2 की हम लोग बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में अगला स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है क्वाइलिंग करने लगता है। मित्रों क्वाइलिंग कैसे करने लगता है दिखाता हूं आपको। क्रोमोजोम अपने आप में जो है थोड़ा सा उलझने लगता है, इस तरह से क्वाइलिंग करने लगता है।
इस तरह से ये क्वाइलिंग करने लगता है। एक मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से। मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोजोम इधर से ये क्वाइलिंग करने लगता है, इधर से ये क्वाइलिंग करने लगता है। इसका ये सेंट्रियोल है या सेंट्रोमेयर भी हम लोग कहते हैं। ये इस तरह से ये क्रोमोजोम इधर की तरफ उलझने लगता है। इस तरह से जो है बायो कहने का मतलब सिनेप्सिस स्टेज पूरा हो जाता है। सिनेप्सिस स्टेज पूरा हो जाता है और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं सिनेप्सिस स्टेज के, जब मैं अगले स्लाइड पर अगर आपको चलूँ लेकर, तो सिनेप्सिस के बाद आता है अगला स्टेप नंबर अगर 3 देखें तो होता है टेट्रावेलेंट स्टेज। टेट्रावेलेंट स्टेज मित्रों देखिएगा, टेट्रावेलेंट स्टेज में क्या होता है, टेट्रावेलेंट स्टेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेट्रावेलेंट स्टेज में सिनेप्सिस के बाद क्रोमोजोम और क्वाइलिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होने लगता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक सेल में बना के दिखा रहा हूँ, सेल के अंदर मैं एक घेरा के अंदर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये क्रोमोजोम जो है, मैं ये ब्लैक कलर का क्रोमोजोम और उलझ जाता है पूरी तरह से, क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, इस तरह से पूरी तरह रचना बना लेता है, मतलब और क्वाइलिंग होने लगता है क्रोमोजोम का, इस तरह से पूरा क्वाइलिंग हो जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए, यहाँ सेंट्रोमेयर बना लीजिए, और इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो अगर रेड देखा जाए तो रेड भी कुछ इस तरह से उलझ जाता है अपने आप में, इस तरह से पूरा उलझ जाता है। अब यहाँ से पूरा उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। उलझने के बाद ये क्वाइलिंग और बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरा क्वाइलिंग होते रहता है। ये प्राय ऐसे स्टेज को हम लोग कहेंगे टेट्रावेलेंट स्टेज। टेट्रावेलेंट स्टेज के बाद अगर हम लोग बात करें, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोजोम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और ये अगर इसके अगेंस्ट में दोनों बात करें तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम हो जाएगा मित्रों, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। मैं अगर चौथे स्टेप की बात करूँ, स्टेप नंबर 4 अगर देखा जाए, स्टेप नंबर 4 क्या होता है, तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग देखते हैं आता है काइज़मा फॉर्मेशन। काइज़मा फॉर्मेशन, काइज़मा मतलब होता है गुना की आकृति। काइज़मा का मतलब होता है गुना की आकृति। दिखाता हूं मैं काइज़मा कैसे बनता है। यह क्रोमोजोम जो है सबसे पहले अपने अपने छोर पर जो है अपने अपने क्वाइलिंग पोर्शन से अलग होने लगता है। कैसे अलग होने लगता है मैं ये बताता हूँ। जिस तरह से, मतलब पहले एक मैं डायग्राम बॉक्स बना लेता हूँ। क्रोमोजोम जो है इस तरह से उलझ जाता है, एक क्रोमोजोम इधर, एक क्रोमोजोम इधर, एक क्रोमोजोम इधर, इस तरह से रहता है। एक क्रोमोजोम मैं यहाँ भी बना देता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो यहाँ से, और एक फिर दिखाता हूँ रेड कलर का क्रोमोजोम, ताकि और दिक्कत ना हो। इस तरह से, इस तरह से ऐसे, इसकी तरह से ऐसे, इस तरफ से एक क्रोमोजोम बना लेता है, चारों बल से घेर लेता है। इसका क्रोमोजोम उसके ऊपर, उसका क्रोमोजोम उसके ऊपर चला जाता है। ये देख रहे हैं मित्रों, जैसा कि मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोजोम उलझकर इस पर चला आता है, इसका क्रोमोजोम उलझकर इस पर चला आता है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ जो है, मतलब इस जगह जो है एक चिन्ह बनता है, गुना की तरह आकृति। इस तरह की जो आकृति बनती है इसी को हम लोग कहते हैं काइज़मा। काइज़मा मतलब गुना की तरह जो आकृति बनती है इसी को हम लोग कहते हैं काइज़मा। काइज़मा में जो है होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से उलझकर अपने अपने पोर्शन पर खींचने के लिए तैयार रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं अगले स्टेप में आपको समझाता हूँ। काइज़मा फॉर्मेशन के बाद अगर आप चलेंगे तो 5वां नंबर आता है क्रॉसिंग ओवर का। 5वां नंबर हम लोग बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हम लोग कहते हैं इसको, इसी को दरअसल हम लोग कहते हैं विनिमय। विनिमय मित्रों समझिएगा, विनिमय क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर मैं पहले भी बताया हूँ, इसमें आपको मैं डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए ताकि समझने में और आसानी हो। इस बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि एक क्रोमोजोम जो इस तरह से रहता है, मैं इस तरह से बनाया हूँ, थोड़ा पीछे करके देख लेता हूँ, ठीक है, सही है। ये ब्लैक कलर का क्रोमोजोम इस तरह से इस पर, इसका क्रोमोजोम इस पर, इधर में एक ब्लैक क्रोमोजोम बना रहा हूँ, इधर भी रहा एक इसका, एक इस तरफ से इसका रहा, सही है। अब एक मैं रेड कलर का लिया हूँ, तो रेड कलर को ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये रेड कलर का क्रोमोजोम है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ बना देते हैं ताकि और आसानी से हो। इस पर से जो है रेड कलर का क्रोमोजोम इस पर आ जाता है, इतना सा छोटा सा पार्ट इस पर बना लीजिए। यही तो है एक्सचेंज कर जाना। मैं आपको बताया था कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं, कौन चीज़, इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मित्रों इसी को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। इस क्रॉसिंग ओवर को मैं दिखा रहा हूँ, पुनः मैं थोड़ा सा ब्लैक लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। यहाँ से ये, इधर से ये क्रोमोजोम, इतना इधर से ये क्रोमोजोम आ जाता है। अगर इस पर भी मैं बात करूँ, इस पर ब्लैक क्रोमोजोम आ जाता है, इधर से ये ब्लैक क्रोमोजोम इधर से आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है क्रोमोजोम का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, कौन चीज, क्रोमोजोम।
क्रोमोजोम आई मीन क्रोमेटिड एक्सचेंज कर रहा, क्रोमोजोम का क्रोमेटिड एक्सचेंज कर रहा, सही है। और इसका गुणसूत्र इस पर चला आया, और इसका गुणसूत्र का ये जो क्रोमेटिड है इसको हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। और प्रायः ये दोनों क्रोमोजोम जो है ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम। और इसी के अगेंस्ट में अगर मैं पूरी की बात करूं तो पूरे क्रोमोजोम को कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, NHC शॉर्टकट में मैं बता होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब होमोलोगस क्रोमोजोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हुआ दोस्तों, और इन दोनों के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूंगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएगा। तो होमोलोगस गुणसूत्र का, समजात गुणसूत्र का जब क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, सही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। यह देखिए दोस्तों, क्रोमेटिड जो है एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर गया है, प्राय ऐसे प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरह से मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। मैं क्रॉसिंग ओवर को मुख्यतः 5 स्टेप में आपको बांट कर दिखाया। पहला जो स्टेप था वो मैं आपको दिखाया, सही है। पहले स्टेप में मैं ओवरव्यू अगर मैं पूरे डायग्राम का लूँ तो पहला स्टेप था बाइवेलेंट स्टेज। बाइवेलेंट स्टेज को भी मैंने समझाया अच्छे से। बाइवेलेंट स्टेज के बाद मैं आपको दूसरा नंबर लेकर गया था, सिनेप्सिस स्टेज था। सिनेप्सिस स्टेज को समझाया फिर से। अगर मैं तीसरे स्टेप की बात करूं तो तीसरे स्टेप में टेट्रावैलेंट स्टेज आता है, टेट्रावैलेंट स्टेज, इसको मैंने आपको समझाया। और चौथा स्टेप की मैं अगर बात करूं तो इस चौथे स्टेप में आ जाती है मुख्यतः, चौथे स्टेप में आ जाती है काइज्मा फॉर्मेशन। क्या कहेंगे मित्रों? काइज्मा फॉर्मेशन, गुना की तरह की आकृति हो जाती है। और पांचवा एक लास्ट स्टेप है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, सही है। मतलब विनिमय का सिद्धांत, परीक्षा उपयोगी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर क्रॉसिंग ओवर पूछ ही देता है कि विनिमय के सिद्धांत को आप किस तरह से, इसके मैकेनिज्म के प्रोसेस को आप समझा सकते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब अंत में देखिएगा पैक्यूटिन स्टेज से मियोसिस डिवीजन के पैक्यूटिन स्टेज में ये शुरू होकर मतलब जाइगोटिन के शुरुआती स्टेज में ही जो है क्रोमेटिड जो है एक्सचेंज करना शुरू कर देता है, शुरुआती हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस स्टेप में पूरा होता है। तो मित्रों आप कहेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो है मुख्यतः वह पैक्यूटिन स्टेज से, पैक्यूटिन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है पैक्यूटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर खत्म से इसकी शुरुआत जो है जाइगोटिन स्टेज में ही हो जाती है। तो जाइगोटिन स्टेज को याद रखिएगा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव मतलब एग्जामिनेशन बेसिस पर आपको पूछता है। इस प्रकार मैं पूरे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को समझने का प्रयास कर रहे थे हम लोग कि लिंकेज क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। इन दोनों को जब भी लाया था तो साथ साथ, क्योंकि लिंकेज के कारण ही जो है लिंकेज जो है वही जन्म दे देता है मतलब क्रॉसिंग ओवर को। और क्रॉसिंग ओवर से मैं ये अगर ओवरऑल मतलब पूरे क्रॉसिंग ओवर की मैं बात करूं तो लिंकेज के कारण जो है, लिंकेज के वजह से क्रॉसिंग ओवर जन्म लेता है। से अगर क्रॉसिंग ओवर को कुल मिलाकर अगर देखें तो कहें कि क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या है, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से हम लोग नए प्रजाति का विकास करते हैं, उससे नए प्रजाति का विकास होता है। अगर मान लें क्रॉसिंग ओवर की पहले आम बात कि क्रॉसिंग ओवर से नए प्रजाति, नए जीव का विकास होता है। अगर मैं वहीं दूसरी बात करूं क्रॉसिंग ओवर से, तो क्रॉसिंग ओवर से सबसे बड़ा चीज़ म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं, उत्परिवर्तन। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, फिर बताऊंगा कि उत्परिवर्तन क्या है। इंग्लिश में हम लोग इसको म्यूटेशन कहते हैं मित्रों, म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। तो ये क्या करता है, पहला फायदा मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है पहला जो है फायदा ये होता है कि नए प्रजाति का विकास होता है, इससे न्यू वैरायटी होता है, इससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है क्रॉसिंग ओवर के कारण, सही है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे ओवर में मैं आपको बात किया भी कि म्यूटेशन को ये जन्म देता। म्यूटेशन के कारण जो है जीवों में कई कई लक्षण आते हैं। मैं म्यूटेशन के ऊपर भी बात करूंगा, अगले वीडियो बनाऊंगा, उत्परिवर्तन के ऊपर भी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इससे लिंकेज मैप भी बनाया जाता है, सही है। लिंकेज मैप से लिंकेज का एक सही है संरचना तैयार किया जाता है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता तो लिंकेज का एक मैप तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता। दोस्तों मित्रों, मैं आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आज आपको बताया कि लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है, सामूहिक रूप से दोनों को मैं बताने का प्रयास किया। से मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, भली भांति इस वीडियो को समझे होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई चीज़ समझ ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उसका जवाब दूंगा आपको लेकर, सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को आपके तक पहुंचाया जा सके आसानी से। और मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक बार नए वीडियो लाऊं, ताकि आप जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले, जो स्पेशली 11th और 12th के बच्चे हैं, उनको मैं आसानी से ये चीज़ समझा सकूं। कभी भी किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी रूप में ना, उसको एकदम ईजी वे में समझा जा सके, आसानी से समझा जा सके, उस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि बच्चे जो है, बच्चे को पढ़ाई बोझ ना लगे, वो उनको एक तरह से हम लोग एक ठेठी भाषा में कहते हैं सोझ लगे। सही है, सीधा सा सिंपल सी भाषा में अगर बच्चों को समझाया जाए तो वो आसानी से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। बच्चों को एक इजी वे में समझाना एक अच्छा लगता है, ताकि बच्चे जो है उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लेते हैं तो उनको फिर कभी भूल नहीं पाते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को से ये सेंड करें, बच्चों को भी बताएं। आप अगर मोटिवेट करते हैं मुझे, तो मैं और अगले दिन एनर्जेटिक होकर फिर नए वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। आपका सहयोग से ही मैं फिर यहाँ तक मतलब मैं आगे वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, अच्छा लगा होगा तो आप मुझे फिर से धन्यवाद, मैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप बहुत बहुत सपोर्ट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच।